बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साद अख्तर ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं असर नूर और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी मॉर्निंग शो रोशन दुनिया। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मंगल का दिन है, काफ़ी सारी नई खुशखबरियाँ आई हैं। असर एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक खुशखबरी की खबर सामने आई है। आपको बताइए कि दुनिया में हर तरफ इस वक्त जंगे ही जंगे हैं और ज़्यादातर मुसलमान और जो गैर मज़हब है वो दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई ये जंग भी कभी रुक सकती है या इसका भी कोई वो कहते हैं ना अमन की तरफ जा सकते हैं, कोई रिज़ल्ट निकल आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें वो रंग लेकर आई हैं और कोशिशें जारी थी। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी एक कोशिश जारी थी, पसे पर्दा कोशिश जारी थी। लेकिन अवाम को लग रहा था कि जी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन कुछ हो गया है। और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन का मुआहदा जो है वो तय पा गया है और इसका बाकायदा जो दस्तखत वाली सेरेमनी है वो 19 जून को वो होगा स्विट्ज़रलैंड में। यानी बहुत ही अच्छी जगह, वहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू है जहाँ पर दोनों ममालिक ने डिसाइड किया है कि दोनों ममालिक वहाँ पर पहुँचेंगे और पाकिस्तान की सालिसी में वहाँ पर अमन मुआहदे पर जो है वो दस्तखत करेंगे। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान में ही ये मुज़ाकरात जो है होंगे और साइन की जो सेरेमनी है साइन करने की वो पाकिस्तान में ही होगी और ट्रम्प साहब जो है वो मे भी पाकिस्तान आ जाए। लेकिन हुआ ये नहीं। हमारा इससे कोई गर्ज नहीं कि वो पाकिस्तान आते हैं, नहीं आते सर, लेकिन हमारा गर्ज इससे है कि अगर दुनिया में कहीं पे अमन कायम होता है और उसमें पाकिस्तान का किरदार होता है तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और इससे काफ़ी लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच गई है। इससे मौसमियाती तब्दीली मौसमियाती तब्दीली बच गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग नहीं होगी तो मिसाइलें नहीं चलेगी, मिसाइलें नहीं चलेंगी तो एक काफ़ी जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा। एक डर जो इस बात का वो सबको लग रहा है और मुझे भी ये है, वो ये है कि ईरान जो है आकर सिग्नेचर करे, क्योंकि वो पहली पीस टॉक पे भी आपको याद होगा वो नहीं आए थे। तो देखना ये है, देखना क्या तकरीबन 95% तक तो मुआहदा हो गया है, लेकिन अब सिग्नेचर का इस टाइम आप जो कह रही है उस टाइम मामला इतने हद तक नहीं पहुंचे थे। वो मुज़ाकरात के लिए एक पेशरफ जारी थी, लेकिन वो इस तरह से मुज़ाकरात के लिए अब तो बाकायदा ईरान ने भी तस्लीम कर दिया है कि जी हम आ रहे हैं मुज़ाकरात में और हम करेंगे मुज़ाकरात। उस टाइम अगर आप देखें तो ईरान ने बाकायदा उसकी तरदीद की थी, बल्कि इनकार किया था कि हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे जब तक ये मामलात जो है वो शामिल इसमें नहीं होंगे। तो फाइनली ऊंट हमारा जो है वो एक करवट बैठ गया है, जो कि हम हर लाइव शो में कहते थे कि देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो वो एक अच्छे पॉजिटिव करवट पे वो बैठा है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये अमन कायम और दायम रखेंगे और बाकी ये आपस में जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी अमन कायम रहेगा और इत्तेफाक कायम रहेगा। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर, सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक इसमें शामिल थे उनके किरदार को भी सराहा है और कहा है कि इन सब की कोशिशों ने ये कामयाब हुए हैं अमन मुज़ाकरात कायम करने में। और ये असर बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान अपनी सालिसी में ये कह ले कि ये मुज़ाकरात कायम कर रहा है, क्योंकि कहीं पर ऐसा नहीं होता कि एक छोटा मुल्क उठ के एक सुपर पावर के जो मसाइल हैं वो हल कर रहा है। साथ यहाँ पे डॉक्टर इसरार की वो एक प्रेडिक्शन मुझे याद आ गई है कि उन्होंने ये बताया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि पाकिस्तान जो कि नीचा एक छोटा पौधा है वो एक दरख्त बनेगा। पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंसी और जो है वो पावर मिलेगी, उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। तो मैं उस दिन जब ये सब कुछ पढ़ रही थी, जब वो प्रोसेस स्टार्ट था अमन टॉक्स का और मुआहदों के रिलेटेड बातचीत हो रही थी, तो मुझे उनकी वो प्रेडिक्शन याद आई कि डॉक्टर इसरार की एक प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान को भी जो है वो एक हिसाब से कह सकते हैं मुहावरतन पर लगेंगे। पाकिस्तान भी वो छोटा पौधा एक दरख्त की शक्ल लेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सालसी किरदार अदा किया है डिप्लोमेसी में, और जो है वो आप वाली बात कि एक पावरफुल कंट्री को जो है जिस तरीके से सब कुछ टैकल किया है और उनको अमन तक लेकर आए हैं, तो अब वो शायद वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी डेवलप होगा और पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपका अपना नज़रिया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मे भी ये अब वो वक्त अभी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देख ले ईरान में तो बेशक जंग रुकवा रहा है, लेकिन दूसरे साइड पे हमारे फ़लस्तीन में लाखों मुसलमान जो है वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं
और उनके सर पर सिर्फ मिसाइलें ही घूमती हैं। अगर पाकिस्तान वहाँ अमन कायम करने में कामयाब होता है, दूसरी जानिब अगर हम ये भी देखें सर, पाकिस्तान तब तरक्की करेगा कि उनके पाकिस्तान के अपने जो अवाम है, अपनी अवाम है, वो खुश होंगे, उन पर आसानी होगी। अगर मैं अपने घर के बाहर के मसाइल हल करूँगा और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरी फैमिली भूखी होगी, तो मैं उसे तरक्की नहीं कहते हैं। हाँ, एक है कि आपकी इमेज बेहतर हो जाती है और पाकिस्तान की इमेज बेहतर होती है तो हमारी बेहतर होती है, हम दुआई कर सकते हैं कि मज़ीद बेहतर हो। लेकिन उसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए नहीं सोचेगा, जैसे अभी जो मुश्किलात हैं पाकिस्तानी अवाम पर, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर इसरार साहब की वो पेशन गोई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब तक वहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान, क्योंकि अभी बहुत सारे मराहिल जो है वो बाकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय करनी है। एक मुल्क जब तरक्की करता है तो वो कुछ बुनियादों पर करता है। सबसे पहले जब उसकी अपनी अवाम तरक्की करती है तो मुल्क तरक्की करता है, उनकी अवाम जो है वो खुश होते हैं तो मुल्क जाके बाद में तरक्की करता है, कामयाबी के राह पर गामजन होता है। तरक्की के हवाले से बात हो रही है सर, और दुनिया तरक्की कर गई है और इस तरह से तरक्की कर गई है कि AI के आने से काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। कुछ लोग AI को वो गैर मुनासिब समझ रहे थे, सोच रहे थे कि जी AI जो टूल है वो बेहतर नहीं है इंसानी ज़िंदगी के लिए, या ये भी आपको सुनने को मिल रहा था हम सबको कि AI जो है वो इंसानों की जो जॉब्स हैं वो तक छीन लेंगे। ये बातें हो रही थी। ये एक रिपोर्ट आई है 2026 के अंदर कि AI अपनाने वाली बरतानवी जो कंपनियां हैं उनकी कारकर्दगी में इजाफा हुआ है। इजाफा किस तरह से हुआ है कि उनकी बेहतरी हुई है, इख्तराजात में कमी हुई है, जबकि आमदनी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि क्विक बक्स एक AI टूल है, उसको इस्तेमाल करने वाले 53 लाख से ज़्यादा गुमनाम इंतज़ामी डेटा लोगों ने इससे जो है वो हासिल किया है क्विक बक्स को इस्तेमाल करके। और ऑस्ट्रेलिया बरतानिया के 34,000 से ज़ायद कारोबार की जो सर्विसेज हैं वो इस क्विक बक्स में शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है उनको तरक्की मिली है और जो है वो उनको बेहतरी मिली है। किस तरह से कि इख्तराजात में कमी हुई है और आमदनी में इजाफा हुआ है। तो ये AI की तरफ से एक बहुत अच्छा एक न्यूज़ रिपोर्ट हमारे सामने आई है। जब बिजनेस तरक्की ही तब करता है जब अखराजात में कमी होती है और जो आमदनी है उसमें इजाफा होता है। हमारे लोग AI को अब तक जो है पाकिस्तान में उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर हम तालीम के शोबे में देखें सर, या बाकी शोबों में देखें, आपके पास डॉक्टर भी AI है, आपके पास आलिम भी AI है। अगर आपके यूज़ करने पर डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो क्विक बुक्स है इसमें काफ़ी डिटेल्ड जो है आपको समझाया जाता है और लोगों ने काफ़ी हद तक इसको इस्तेमाल करके अपनी कंपनीज को उनका नाम बनाया है और अपनी कंपनियां चला रहे हैं। तो देखिए AI इटसेल्फ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट आप इसको आर्टिफिशियली यूज़ मत करें, आप इसको अच्छे वे में इस्तेमाल कर। देखें, हम बार बार आपको एक बात करते आए हैं कि मीडिया इटसेल्फ is not only for one thing. Social media platforms are not only for one thing जो कि आप लोग अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मफाद इन अ सेंस आप उनको इंफॉर्मेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली AI को हम इस्तेमाल करें तो AI से आप सिर्फ अपने प्रेजेंटेशंस और अपने नोट्स नहीं, आप बहुत से सॉफ्टवेयर्स और बहुत सी कंपनीज को जनरेट कर सकते हैं फिर जिसको आप लेके चल सकते हैं। हमारे यहाँ लोग अक्सर हर चीज़ में एंटरटेनमेंट को ढूंढते हैं। वो हर चीज़ को मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखते हैं और उससे एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। AI की काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आपने देखा होगा सर कि हमारे लोग वहाँ से फ़नी कंटेंट तैयार करते हैं व्यूज़ लेने के लिए, जिसका उसको कुछ फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा यूट्यूब के अलावा। अगर आप करते हैं यूट्यूब से फ़ायदा हो वो अलग बात है। देखिए, सब कुछ व्यूशिप नहीं होता। मैं और साथ हमेशा एक बात करते हैं कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो क्वालिटी की तरफ जाए, क्वांटिटी की तरफ मत जाए। ओनली व्यूशिप के लिए और आप मोनेटाइजेशन के लिए ये सब कुछ मत करें। आप अपना बिजनेस देखें, जैसे ये बरतानिया में जो बिजनेस जिन्होंने रन किए हैं और कंपनीज जिन्होंने रन किए हैं, जाहिर है कंपनी के थ्रू वो बिजनेस ही अपना कर रहे हैं, तो वो आप लोग ये देखें कि उन्होंने AI को किस तरह से यूज़ किया है। और दूसरे साइड पे अगर हम देखें सर, वो ऐसे ममालिक है कि उनको AI की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो AI के बगैर भी अपना कारोबार अच्छे खासा कर सकते हैं, अच्छे खासे से प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने देखा कि जी जदीद दौर है, जदीद प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, तो हम क्यों यूज़ ना करें, हम क्यों उससे फ़ायदे ना लें, क्यों उससे आसानी पैदा करें।
उन्होंने इस्तेमाल किया और रिजल्ट आपके सामने है। एक अच्छे वे में इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा भी देगा, और अगर आप गलत वे में इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर आपके लिए ही मुश्किल बनेगा। खैर, आपने डिजिटल दौर की बात की, साथ डिजिटल दौर है जहाँ पे आप परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इवन दो ऐप्स जो हैं वो आपसे आपकी परमिशन लेते हैं, इजाज़त मांगते हैं। लेकिन इब्रारुल हक के केस के बारे में आप एक मुझे बात बताते थे कि उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई, तो वो थोड़ा डिटेल बताइएगा। जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला था, आप दूसरे टॉपिक की तरफ चली गई। ऐसे हमारी आवाम सिर्फ वीडियोस ही बनाती है। हाँ। किसी को बदनाम करना हो तो उनके हवाले से वीडियो बना देते हैं, जनरेट कर देते हैं। जी, किसी की शख्सियत को नुकसान पहुंचाना हो तो एआई से वीडियो, एआई से काम लेते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट की तरफ बात चली गई। खैर, इब्रारुल हक की साहब की के हवाले से ही असर बात कर रही थी। हुआ ये है असर, बल्कि एक खबर काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब ज़्यादा दोबारा नहीं, अब दोबारा इब्रारुल हक साहब ने जो इंटरव्यूज़ दी हैं उससे दोबारा ये मौजूए बहस बन चुकी है ये खबर। हुआ ये है, इब्रारुल हक पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर सिंगर है, गुलकार है, जाने जाते हैं। काफ़ी सारे मशहूर गाने उनके मशहूर है, हमद उनका मशहूर है काफ़ी, एक बहुत बड़ा। उन्होंने एक गाना गाया था काफ़ी टाइम पहले, नच पंजाबन के नाम से। हुआ यह है कि बॉलीवुड, आपको बताइए कि हमारे जो पड़ोसी हैं बिल्कुल वो चोरी करने में सबसे ज़्यादा तेज़ है, कॉपी करने में सबसे ज़्यादा तेज़ है। उनको मौका चाहिए होता है कि जी पाकिस्तान को ऐसी चीज़ बनाए जिसको हम कॉपी करें। यहाँ तक कि दिल दिल पाकिस्तान की जगह दिल दिल हिंदुस्तान भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ तक वो चीज़ जो है वो कॉपी करते हैं। और कॉपी करने, अगर आप कॉपी भी करती हैं सर, तो उसका एक तरीका होता है, लीगल तरीका होता है। आप ओनर को एक लेटर भेज दें कि जी हम आपके इस गाने को रीमेक कर रहे हैं, उसको दोबारा बना रहे हैं अपने लिहाज से, अपनी किसी फिल्म के लिए एग्जैक्टली अपने फिल्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि पूरा बॉलीवुड ही पाकिस्तानी कंटेंट पर ही चल रहा है आजकल। अगर आप देखें तो उनके फिल्म में पाकिस्तान का नाम लाजमी होगा, पाकिस्तानी कंटेंट लाजमी होगा, पाकिस्तानी गाने कॉपी करके वहाँ पर लाजमी होंगे, पाकिस्तानी एक्टर्स को भी लेके जाते हैं वहाँ पर ताकि अपने फिल्म्स के लिए, ताकि उनकी प्रमोशन अच्छी हो सके। तो हुआ यह है, इब्रारुल हक का गाना था नच पंजाबन, वो आपको पता ही होगा करण जौहर के नाम से एक सीनियर प्रोड्यूसर है, बहुत ही सीनियर है, अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं, शाहरुख खान के साथ, सलमान खान, आमिर खान, सब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनकी एक मूवी थी जुग जुग जियो, आई थिंक उनका नाम था इस मूवी का, जिसमें अनिल कपूर साहब भी थे, सीनियर अदाकार है, कियारा अडवाणी भी थी, मशहूर अदाकारा है, और मेरे ख्याल से वरुण धवन भी उस मूवी का हिस्सा है। उसमें उन्होंने वो गाने इस्तेमाल किया सर, वो गाना इतना मशहूर हुआ कि पूरी फिल्म की प्रमोशन ही उस गाने पर हो रही थी, क्योंकि वो गाने एक तो मशहूर पहले से ही था, और दूसरा उन्होंने रीमेक किया तो वो बॉलीवुड की तरफ से कुछ ज़्यादा ही उसकी प्रमोशन की गई, बल्कि फिल्म को जो प्रमोशन होती है, जिसे आमदन होती है, वो भी इसी गाने के थ्रू ही की गई। तो इब्रारुल हक साहब का ये कहना है कि जी मेरे गाने को यूज़ किया गया, करण जौहर साहब ने इसको यूज़ किया बगैर इजाज़त के, परमिशन के, और ये एक इलीगली उन्होंने किया। मुझे क्रेडिट कम से कम क्रेडिट तो देना चाहिए था, या परमिशन तो ले लेते, जो कि बनता भी है। हमारे साथ हमेशा असर यही होता है कि वो हमारे गाने या फिल्में तक वो कॉपी कर देते हैं, हमारा कंटेंट वो कॉपी करते हैं, हालांकि उसमें वो तरक्की नहीं करते उस लिहाज से, लेकिन वो कर देते हैं। एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जो अगर मैं बताने पर आ जाऊँ तो हमें भी ये शो तो ख़त्म, एक और शो के लिए हमें वो टाइम लेना पड़ेगा। तो इब्रारुल हक साहब ने ये कहा कि जी मैं अब लीगली इस पर नोटिस लूँगा। उन्होंने केस भी किया हुआ है कोर्ट में, अब देखना ये है कि उस केस का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये एक खबर थी इब्रारुल हक साहब के हवाले से। आपने यहाँ पे बताया इंडियन ड्रामाज और फिल्म्स के बारे में और इंडियन पब्लिक के बारे में, कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं। तो ये सिर्फ फिल्म्स और एक्ट्रेसेस की बात नहीं है, अगर आप हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज को देखें तो बहुत शौक से वो ड्रामाज वहाँ देखे जाते हैं और प्रॉपर रिएक्शन दिया जाता है। फुल ड्रामाज को देखने के बाद जो है वो प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाता है। तो अगर आप इतना ही इम्प्रेस हैं तो आप लोग आइडियाज़ आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी की मेहनत आप लोग अपने नाम नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है इब्रार की भी अपनी जो है उस चीज़ पे मेहनत थी, अपनी पोटेंशियल थी, और अपनी जो है वो एक हिसाब से उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से सब कुछ किया है, वक्त का बड़ा हिस्सा दिया है, मेहनत दी है, आवाज़ दी है, पैसे और अगर ये गाना जाके हिट हुआ है तो एक टाइम बाद जाके हिट हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग किसी की मेहनत को ले लें बगैर किसी क्रेडिट के, बगैर किसी परमिशन के, तो मुझे लगता है कि करण जौहर के साथ ये चीज़ सूट नहीं करती, क्योंकि करण जौहर इंडिया के टॉप
3 प्रोड्यूसर्स में से एक हैं और बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं। और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हैं, फिल्में काफ़ी अच्छी बनाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों जो है वो लंदन में जो है लाइक मतलब लंदन की किसी ज़राए के ज़रिए जो है वो ये कॉपी किया है, जबकि वो जियो पॉडकास्ट में इब्रारुल हक कह रहे थे कि ये चीज़ मैंने नहीं बेची खुद, ये लंदन में एक है हैकर कह सकते हैं या स्टॉकर कह सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस करके और ये गाना लिया है और फिर इन्होंने रीमेक किया है और उसके बाद जो है वो प्रमोट किया है। तो जस्ट फॉर प्रमोशन के व्यूशिप के लिए आप किसी की मेहनत को नहीं अगर आप देखें सर, उनका अपना कंटेंट ही इस लायक नहीं है कि देखा जा सके। हाँ। आप भारतीय ड्रामों को उठाकर देखें, जो टेलीविजन ड्रामे होते हैं जिनके 5-5 हज़ार किस्तें होती है, पता नहीं वो कुमकुम भाग्या नाम था कि क्या नाम था, जो कि मैं बचपन से देखता आ रहा था कि वो चलता रहा था, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा भी बहुत से ड्रामा सारे हैं, सास भी कभी बहू थी, और इसके अलावा वो बहुत ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो अब तक क्या कहलाता है नहीं समझ आई, इसमें इतने जन्म हो गए हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता नागिन के इतने हमने, हालांकि ड्रामास बहुत अच्छे थे बट एक चीज को लंबा लेके जा रहे हैं ये चीज फिर वो उनका कंटेंट अच्छा नहीं है। इसी वजह से सर अगर आप देखिए हमारे जो ड्रामाज हैं वो ज़्यादातर पूरे भारत में देखे जाते हैं और पूरे मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेंड पर भारत में ही होते हैं। हमारे एक्टर्स वहाँ पर ज़्यादा मशहूर है उनके एक्टर्स के बकौल। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन वो कॉपी करना, चीज़ चुराना बगैर बताए हुए, ये एक इल्लीगल तरीका है। और इस तरह से बड़े प्रोड्यूसर्स अगर ये काम करेंगे, आदत तो बन गई है साथ, लेकिन अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोग चेंज लाएंगे, देखिए करण की अगर बात करें तो करण अपने टाइम पे एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, तो अपने एक्सपीरियंस के तो आप थोड़ा ख्याल रख लेते कि लाइक आप अगर आपने इतना ही करना था तो आप इब्रार को कोई लेटर लिखते, साथ वाली बात, कोई लेटर लिखते, कोई ईमेल करते, कुछ करते, उनको आप जिस तरह आप लोग यहाँ पाकिस्तान से एक्ट्रेसेस बुला लेते हैं तो उस तरह आप इब्रार को बुलाते, एक प्रॉपर एक मीटिंग होती, XYZ कोई भी प्रोसेस होता, उसके बाद अगर वो मानते तो आप करते तो अच्छे लगते। इससे पहले आपको याद होगा सर वो अमजद साबरी साहब, मरहूम अमजद साबरी साहब, उनकी कवाली भी चुराई गई थी, जिस पर इससे भी बड़ा तनाज़े बना था। सलमान खान की फिल्म थी बजरंगी भाईजान, भरदो जोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कवाली थी, वो भी चुराई गई थी और वो उस मूवी में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई थी, जिस पर अमजद साबरी साहब ने एक कहा था कि जी ये मुझे बताया ही नहीं गया और मेरी एक कवाली जो है वो चलाई गई है। तो ये उनकी अकादत बन गई है। अब खैर देखना यह है कि इब्रारुल हक साहब के इस केस का जो उन्होंने किया है, एक लीगल तरीका अपनाया है, उसका क्या रिजल्ट निकल आता है। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रोशन दुनिया पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं हमारा रोशन दुनिया ही। खैर बात हो रही थी हमारे इब्रारुल हक साहब के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ बातें हो रही थी, और इंटरटेनमेंट तो आप नहीं कह सकते, एक हादसाती खबरें जो है इस वक्त कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं पूरी दुनिया से। कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्रैश हो गए हैं, नाम मैं भूल गया हूँ, ब्राज़ील में। बाकी खबर आपको असर बताएगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अच्छा, ब्राज़ील में हुआ ये है कि 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराए हैं जो कि जाकर इलेक्ट्रिक कार पार्किंग में गिरे हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को तो नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ कार जो पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, व्हीकल्स थे, उनको भी नुकसान हुआ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 2 हेलीकॉप्टर्स में जो है एक जो है अमेरिकन सिंगर हैं, बहुत बड़े मारूफ अमेरिकन सिंगर हैं, उनके समेत 6 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं जो कि पार्किंग में थे। तो और बाकी जितनी डेथ रेशोज़ है वो अभी मज़ीद जो है वो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो अपना प्रोसेस, अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन अब तक की जो हमारे पास ब्रेकिंग में न्यूज़ आई है वो यही है कि 6 लोग समेत अमेरिकन सिंगर हलाक हुए हैं। आपने नोट किया होगा ये जहाज़ों के गिरने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बिल्कुल। पिछले दिनों, कल ही आई थिंक 2 दिन पहले भारत से खबर आई कि वहाँ पर एक तरबियती नहीं था, प्रॉपर एक तैयार था जिसके ज़रिए जो फ़ौज की साजो सामान है उसकी नकलो हरकत होती है
वो एयरबस पर ही गिरा और उसमें तकरीबन 5 पायलट भारतीय जो है 5 पायलट समेत जो अमला था वो हलाक हो गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, आपको पता होगा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में ही पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सारा अमला जो था वो शहीद हो गया। अभी सुबह जो है, सुबह तो नहीं, खैर कल सुबह जो है वो मर्दान में अभी खबर आई कि वहाँ पर मेन रोड पर ही एक तरबियती तैयारा जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर ही आके गिरा। मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था, वो उसके ऊपर ही आके गिरा और उसमें अब पता नहीं कितनी हलाकतें हुई। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, हमारे अपने चैनल के लिए पढ़ी थी, मुझे नेम स्पेसिफिक कंट्री का नेम भूल गया है, लेकिन वो एक पायलट थे जो कि पता नहीं 17 साल के 25 साल से जहाज़ उड़ा रहे थे, लेकिन उनके पास कनाडा के थे और उनके पास जो है वो लाइसेंस नहीं था और उन पर इशू नहीं बना था, उनका लाइसेंस नहीं चेक किया जाता था। हो सकता है उस खबर में कहा गया था कि 17 साल से बगैर लाइसेंस के वो तरबियत ही नहीं बल्कि जो जहाज है जिसमें सफ़र किया जाता है, जो कि जिसमें आम सफ़र करती है, वो चला रहा था। तो आप नोट करें सर कि एक बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो जिसके पीछे अब ये भी लग सकता है कि पूरा अमला, जिसको इजाज़त किसने दी है कि वो आके इस सीट पर बैठे जहाज़ उड़ाए, क्योंकि एक तरीक़ेकार होती है जब आप पायलट बनते हैं, एक सीट तक पहुँचते हैं तो उसकी अपनी तरीक़ेकार है, लेकिन आपके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है और आप 17 साल तक कमाते रहें और उसमें उसकी तनख्वाह आपने देखी होगी उस खबर में सर कि लाखों डॉलर्स उनकी तनख्वाह थी जो कि वो वसूल कर रहे थे। उसके अलावा बाकी रिहाइश वगैरह वो सारी चीज़ें, तो अब उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एग्जैक्टली हो सकता है कि इन हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स जैसे आप बता रहे थे और भी हमारे ममालिक में हुआ है, तो हो सकता है साथ उनके पास भी लाइसेंस ना हुआ हो। नहीं, ये असल में वो तो खैर एक मुसाफिर तैयारा था, लेकिन ये एक बाकायदा ये जो अभी आजकल खबरें आ रही हैं, ये आप कह लें कि तरबियती तैयारा भी है जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। दूसरी ये दिफाई तैयारे होते हैं जिसमें बाकायदा एक प्रॉपर पायलट ही बिठाया जाता है और कोई भी आर्मी मतलब कोई भी दिफाई इदारा उसमें बगैर लाइसेंस के या बगैर मतलब जो सही पायलट ना हो वो नहीं बिठाते, क्योंकि अपना ही नुकसान है कि हेलीकॉप्टर अगर गिरता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान है। आप कोई तरबियती तैयारा गिरता है, जैसे कल नहीं परसों भारतीय एक तैयारा गिरा है जिसमें फौजी साजो सामान की नकल और कत होती है। वो रूसी साख्ता जहाज़ था सर, जो कि एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है, वो गिरकर तबाह हुआ है, जिसकी मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए और उसका अमला भी इसमें हलाक हुआ है। तो अब देखना ये है, अब मुझे नहीं पता कि उड़ाने से पहले ये टेक्निकल चीज़ें देखते हैं या नहीं देखते, क्योंकि देखनी चाहिए। अक्सर वाक़यात ऐसे भी पेश आए कि मुसाफिर तैयारे काफ़ी सारे इसमें हादसात हमारे सामने आए हैं जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। हमारे अपने जुनैद जमशेद साहब जो कि नात ख़्वान भी थे और काफ़ी आलिम दीन भी थे बहुत बड़े, वो आपको बताइए कि एक शहीद भी इसी जहाज़ के हादसे में ही हुए हैं। तो अब देखना ये है कि इस पर हुकूमतें क्या करती हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इसके केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। खैर, केसेस के हवाले से बात हो रही थी, कुछ माली साल के हवाले से बात करते हैं, टैक्सेस के हवाले से बात करते हैं। कौमी असम्बली में माली साल 2024 और 27 का वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। बजट की कुल रकम जो थी वो 18,771 अरब रुपए थी और जिसमें तकरीबन दिफा के लिए, यानी जो आर्मी आपके लिए जो कि दिफाई सामान है, मुल्क के दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। और इसमें आप ये कह लें कि हर चीज़ पर टैक्स लगा दिए गए हैं। कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। आपके पास कुछ ड्राई मिल्क जो जिस पे टैक्स लगाया गया है उसमें ड्राई मिल्क्स हैं, पास्ताज हैं, सॉस हैं। पास्ता की खबर सुनकर मैं खुद बहुत खफा हुई, क्योंकि मैं खुद एक पास्ता लवर हूँ और मैं ज़्यादातर पास्ता ही इनटेक मेरा होता है। पास्ता पर भी सेल्स टैक्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो सॉसेज यूज़ होती हैं उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिए गए हैं। किचन वेयर इक्विपमेंट्स पे भी सेल्स टैक्स लगा दिए गए हैं। वॉशरूम जो जितना भी हमारे पास सैनिटरी सामान होता है उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिए गए हैं। और जो ख़वातीन लग्जरी बैग्स लेती हैं, अच्छा, और जो मर्द हजरात भी बैग्स लेते हैं फॉर लैपटॉप एंड फॉर कैरी करने के लिए, सामान के लिए, इवन जो सूटकेस होते हैं, क्लचेस होते हैं, उस पर भी टैक्स लगा दिए गए। लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेकअप के सामान को सस्ता कर दिया गया है। बिल्कुल, मेकअप के सामान को सस्ता कर दिया गया है। 5% मेकअप से मुझे लगता है ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन साथ अब चूंकि हेयर ड्रेसिंग का
टाइम है तो ज़्यादातर मैंने लड़कों को देखा है कि वो भी अपने बालों का ख्याल रखते हैं। प्लस देखिए मेकअप के अलावा जो है ना स्किन केयर के सामान को भी सस्ता कर दिया गया है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू फेस, रिलेटेड इवन परफ्यूम्स तक बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये मर्दों के लिए भी बहुत बड़ी एक खुशखबरी कह सकते हैं कि आई गेस 10 to 15% जो है वो परफ्यूम्स सस्ते कर दिए गए हैं और जो है जिसकी वजह से उनकी रेट्स, उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें भी कमी आएगी। और जो मेकअप की बात हो रही तो मेकअप के प्रोडक्ट्स पे भी वहाँ से कमी नज़र आएगी और प्रोडक्ट्स पे भी आएगी। और इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी पे भी टैक्स कम कर दिया गया है। लेकिन सरकारी जो मुलाजमीन हैं जिनकी काफ़ी उम्मीदें थी इस बजट से, उनको वो भारतीय ज़बान में कहते हैं निराश कर दिया गया है, उनको खफा कर दिया गया है क्योंकि उनकी तनख्वाहों में 7% इजाफा कर दिया गया है, 7%। दूसरी जानिब अता तारड़ कह रहे हैं, उनके वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम है उसमें गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा। वो इस तरह से मिलेगा साथ कि उनके ऊपर कोई टैक्सेस लागू नहीं किए गए, प्लस 50,000 जो अर्न कर रहे हैं उनकी जो है वो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लाइक 50 to 50 से नीचे बिलो उनके ऊपर टैक्स नहीं है, जबकि 50 to 1 लाख जो अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर 1% टैक्स लगाया गया है, ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया। और अता तारड़ यही वो कर रहे हैं कि इन तमाम इस रिलीफ पैकेज, जो रिलीफ बजट है उसमें तमाम तबकात को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनाया गया है। तो इसको सराहें बजाय इसके कि आप लोग इसमें नुक्ताचीनी करें। मुझे नहीं लगता असर कि इसमें सराहने का कुछ है, क्योंकि बजट हमेशा से जितना मैं देखता हुआ आ रहा हूँ तो बजट पास ही होता है। हज़ारों अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं, तालीम के लिए हज़ारों अरब रुपए जो है मुख्तस किए जाते हैं, सेहत के लिए मुख्तस किए जाते हैं। लेकिन इस बजट से मुझे कभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। साथ बात ये भी है, सिटीजन मुझे कुछ नहीं मिला। सिटीजन की बात अगर हम करें तो बजट पास तो हो जाते हैं, लेकिन फिर शॉप पे लागू होना और मार्केट पे इम्प्लीमेंट आप जो पैसे मुख्तस करते हैं, हाँ। आप तालीम के लिए पैसे मुख्तस करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, सवाल ये बनते हैं वो पैसे जाते कहाँ हैं। क्योंकि कल ही एक शो में हमने आपके लिए तालीमी जो निज़ाम है उसके हवाले से आपके लिए बलूचिस्तान और सिंध उसमें टॉप पर था, तो उसके लिए ही हमने आपके लिए उसके हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी। तो बताने ये है कि बताने का गर्ज ये है कि पैसे कहाँ जाते हैं, क्योंकि एज ए सिटीज़न मुझे तो कुछ फ़ायदा इससे हासिल नहीं होता। इस बजट में ये भी कहा गया कि कोई शहरी 8,700 से ऊपर या 8,500 से ऊपर कमाता है तो वो गरीब में नहीं आता, वो मिडिल क्लास में आता है, ये भी बताया गया है। अब मतलब मैं जितना कमाता हूँ तो फिर मैं तो ट्रिलियन ईयर हो गया इस हवाले से कि मैं 8,000 से ज़्यादा कमाता हूँ। लेकिन साथ आप ये भी देखें ना कि 8,000 से 35,000 तक कुछ भी नहीं होता। इवन अगर 35 को छोड़े 50 भी अगर हम लगा लें ना तो 50,000 रुपये में भी आजकल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, जिस हिसाब से टैक्सेस हम पर लगा दिए गए हैं, तो टैक्सेस बेशक कम भी किए हैं ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन टैक्सेस लगा जो दिए हैं तो इसलिए 50,000 जो बंदा अर्न कर रहा है उसकी भी जो ज़िंदगी है वो नहीं चल सकती, जो लाइवलीहुड थिंग्स होती हैं। अता तारड़ साहब ने इस बजट को रिलीफ करा दिया। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि इसमें रिलीफ कहाँ है, क्योंकि जो रिलीफ आपने सरकारी मुलाजमीन को दिया है, मैंने खुद अपने वाले साहब इंतज़ार करे थे कि अच्छा 10-15% होगा तो मेरी और भी ज़्यादा तनख्वाह, वो जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन वो करते उम्मीद ही करते सरकारी मुलाजमीन कि हमारी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो मुझे खबर आई कि 7% वो कह रहे थे कि इसे ना ही करते तो बेहतर था, हम खुश हैं अपनी तनख्वाह में, ये भी ना करें। तो 7% कुछ नहीं बनता। हालांकि जो अपोजिशन है उनकी जानिब से बताया गया था, एक वो तजवीज़ दी गई थी कि जी आप 15% करें, लेकिन 15% नहीं की गई और 7% ही की गई। और जब अपने जो हमारे सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, जब अपनी सैलरीज बढ़ाने पर आते हैं तो 300% और 600% बढ़ाते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो करते लाजमी हैं। तो खैर जिस हवाले से ये बजट है तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी रिलीफ बजट इसको कहलाया जाए या जो अवाम दोस्त बजट है इसको कहलाया जाए। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा साथ हर कोई इसको पॉजिटिव चेंज भी कह रहे हैं, नेगेटिव चेंज भी कह रहे हैं। और इसी बजट से रिलेटेड अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम इस बजट को तब तक नहीं मानेंगे, तब तक लागू नहीं करेंगे, ग्रीन चेक नहीं देंगे जब तक हमारी जो मुलाकात है वो वज़ीर आज़म, साबिक
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से नहीं हो जाती। वो असल में सूबाई बजट के हवाले से बिल्कुल सूबाई बजट के हवाले से वो कह रहे हैं, क्योंकि वो ये बता रहे हैं और उनकी फैमिली ये क्लेम कर रही है कि 7 महीने हो गए हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें अडियाला जेल में मुलाकात करवाना ज़रूरी है, तब जाकर हम जो है इस बजट को हम पास करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आवाम की कोई कदर नहीं है, आवाम जाए भाड़ में, हमने मिलना है अपने लीडर से। तो अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि आज मतलब कल जो है वो इजलास हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा की कोर्ट में इजलास रखा गया था जो कि मुलतवी कर दिया गया था। तो अब देखना ये है कि उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, क्योंकि अब तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि सामने नहीं आई। और अब आवाम की जो नजरें हैं वो सूबाई बजट्स पर है, यानी पंजाब की जो आवाम है वो उनकी नजरें पंजाब की असम्बली के बजट पर है। केपी की जो आवाम है उनकी नजरें जो है वो सूबाई असम्बली के बजट पर है कि आया बजट पेश होगा भी कि नहीं होगा। अगर बजट पेश नहीं होता तो वज़ीर आला साहब के जो सियासी करियर है उन पर काफ़ी असरात मुरतब हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। पंजाब की बात आपने की है, साथ पंजाब की तरफ से हमारी फूड अथॉरिटी की तरफ से खबर आई है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ेर बहस है। वो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी होती है उसने छापा मारा है एक फैक्ट्री पे जहाँ पे काली मिर्चें ब्लैक पेपर बनाया जा रहा था। एंड गेस व्हाट, वो ब्लैक पेपर को किस चीज से बना रहे थे? कोई ना कोई केमिकल तो लाजमी यूज करते होंगे। केमिकल तो था लेकिन प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस? जी बिल्कुल, जैसे हम क्ले कहते हैं, क्ले कह सकते हैं, वो एटेबल क्ले नहीं जो कि खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको सुखाकर प्लास्टिक ऑफ पेरिस असल में वो होता है अक्सर जो कि दीवारों के लिए यूज होता है, जब आप पेंटिंग करते हैं तो उससे पहले यूज होता है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक क्ले की फॉर्म भी है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। एक क्ले तो एक बहुत सॉफ्ट मिट्टी टाइप होता है, एक क्ले होते हैं जो वो प्लास्टिक टाइप इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो है खैर मिर्चों की बातें हो रही थी कि काली मिर्चों को जो है प्लास्टिक ऑफ पेरिस और उससे बनाया जा रहा है, केमिकल से बनाया जा रहा है, कि यही वजह है कि पंजाब में और पाकिस्तान में जो है वो कैंसर की जो शरह है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जाहिर है जब बॉडी में ही प्लास्टिक जा रही है। बिल्कुल, असर हर दिन हमारे सामने कोई ना कोई वजह लाजमी है सामने आती है जो कि कैंसर का बाइस बन रही है। अगर हम देखें जो इस्तेमाल शुदा इंजेक्शंस हैं, जो मिलावट है, जूसेस से पहले जूसेस की खबर भी आई थी, जो जूसेस में मिलावट हो रही है, उसमें पल्प नहीं बल्कि केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ में। अभी आपने काली मिर्च की बात मैंने कर दी, तो उस पर प्रॉपर छापा मारा गया है और पुलिस ने वो फैक्ट्री बंद की है, फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और आई गेस कोई जुर्माना भी आयद किया। लेकिन साथ मुझे नहीं लगता कि जुर्माना आयद करने से या फैक्ट्री सील करने से चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्टॉक में तो चला गया ना मार्केट में। तो अब काली मिर्चें भी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि काली मिर्चों के बहुत फ़वाइद हैं। नहीं, कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो फैक्ट्री जो है वो खुल जाएगी। वो मुझे याद है असल पेशावर में एक मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें बाकायदा जो गधे हैं उनका गोश्त जो है वो पकड़ा गया था। कुछ टाइम के लिए वो उनको सील कर दिया गया था, उसके बाद वो दोबारा रेस्टोरेंट जो है वो आज भी इसके अलावा उससे ज़्यादा वो उरूज पर है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी एक रेस्टोरेंट को इसी वजह पे जो है सील कर दिया गया था, और वो क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि वहाँ पे गोश्त जो है वो गधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में भी ये चीज़ काफ़ी हुई है। तो पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी को चाहिए कि इस तरह से अपनी जो वो है जो उनके प्रोसेस है और उनकी इन्वेस्टिगेशन है उनको ज़्यादा करें, और जो पाकिस्तान फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के पूरे सूबों में इस तरह से छापे मारे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें मिलावट हो रही है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, लेकिन टाइम के बाद कंज्यूम करने के बाद जो है वो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बहरहाल एक और ख़बर साथ हमारे पास इस्लामाबाद से आई है कि इस्लामाबाद में 3 सालों के दौरान जो है 500 से ज़ायद बच्चों का अगवा केस सामने आया है। मतलब जो रेशो है ना वो 500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अगवा हुए हैं, और सेक्टर्स में पोस्ट सेक्टर्स में I8, F10, F7, G सेक्टर्स और F10 मरकज़, I8 मरकज़, और इसके अलावा जनाब पार्क से बच्चों को लिटरली अगवा करके वो लेके जा रहे हैं। अगर F10 मरकज़ और G8 जी मरकज़ या आई सेक्टर से अगर बच्चे होते हैं तो मेरा आप अंदाज़ा लगा कि इस्लामाबाद के जो बाकी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से कितने जो कि अभी तक सामने भी नहीं आए हैं। तो ये रिपोर्ट काफ़ी तशवीशनाक है, जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जमा कराई है एक केस आपके लिए, जिसमें मुताबिक 2022 से लेकर 2025 आखिर तक या 26 तक आपके लिए कि टोटल जो अगवा के केसेस हैं या बच्चों के ख़िलाफ़ जो
बदसलूकी के केसेस हैं वो तकरीबन 562 केसेस जो है वो सामने आए हैं। और इस पर अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि बच्चों की जो गुमशुदगियों के केसेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। एक तरफ कैंसर के केसेस कुछ ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई अलग उरूज पर है, बच्चों के अगवा के केसेस अलग से हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद अलग से हैं। हर चीज़ में माशाल्लाह पाकिस्तान उरूज पर है। और पाकिस्तान पता नहीं उरूज कहाँ है, लेकिन उरूज पर पाकिस्तान हर जगह पर ताहयात मुझे लगता है कि अब रहेगा। खैर उम्मीद ही कर सकते हैं कि बेहतर ही हो। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, बल्कि स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि आपसे गुजारिश है कि खुदारा कोई कमेटी बनाए, इसके हवाले से कोई सिक्योरिटी इंतज़ामात को आप यकीनी बनाएं, जिससे जो बच्चों की जो गुमशुदगियाँ हैं उसमें कमी आए और जो ये केसेस हैं, क्योंकि यही बच्चे कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे अगर इनको बनने दिया। इस निज़ाम में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो है पाकिस्तानी निज़ाम का मुस्तकबिल बनेगा। वो मुस्तकबिल बनेगा तो वो खैर आप बेहतर जानती हैं कि कहाँ जाकर बनेगा। खैर इसी के साथ हमारे शो का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त इसी चैनल पर कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और असर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।